नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय शहीद स्मारक में है और ये वही जगह है जहां पर एक सपना देखा गया था कि उत्तराखंड की संरचना कैसी होगी, कैसा खुशहाल उत्तराखंड होगा। पर जिस तरीके का सपना देखा गया उसके उलट उत्तराखंड की तस्वीर निकल कर आती है। मैं बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर हर जगह या मैं कहूं हर विभाग और जहां जहां हम जाते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार का जो साया है वो जरूर देखने को मिल जाता है। ऐसे ही एक भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं और ये खुलासे के लिए हमारे साथ अनिल बलूनी जी है जो लगातार कई खुलासे कर चुके हैं, कोर्ट भी जा चुके हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें चाहे हाई कोर्ट की बात करें। बलूनी साहब, आज क्या है और उत्तराखंड का जो सपना था, उत्तराखंड को बनाने का जो सपना था, क्या लगता है आपको कि भ्रष्टाचार की साया जो है वो फैलता जा रहा है और बढ़ चुका है? गोदियाल जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया। ऐसा है गोदियाल जी कि जिस परिकल्पना के साथ प्रदेश बना था वो तो चूर हो चुकी है, चूरम चूर हो चुका है। और जिस तरह से अधिकारी नेता जिसके पास भी पावर जा रही है वो उसका मिसयूज कर रहे हैं जी। वो यूज नहीं कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। और जनता के लिए, जनता के पैसे को कैसे बर्बाद करना है, रोज नई नई तकनीकें लोग निकालते हैं। और इसमें आप ये समझो कि केवल एक दो नहीं, एक कॉकस बना करके, एक बड़ा ग्रुप बना करके सब लोग इसमें मिल करके लूट कर रहे हैं जी। बहुत सारे उदाहरण मेरे पास आ चुके हैं ऐसे। मैं तो बहुत समय से काम कर रहा हूँ, जानते ही हो जी। तो ऐसा है कि जिस भी विभाग में हम जा रहे हैं, जब भी कागज निकाल रहे हैं तो एक आदमी नहीं, एक पूरा गैंग, बिल्कुल शासन स्तर पे और एक पूरा गैंग विभाग स्तर पे, पूरा जो है ये मिल करके ऐसी लूट कर रहे हैं। और एक दूसरे को कंप्लेंटों को एक घर का हम कंप्लेंट करते हैं तो उनको बचाने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक सब एक हो जाते हैं, क्योंकि सबने मिलकर के बंदरबाट करी होती है। एक दूसरे को बचाने के लिए हमारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं साल दो साल से विभागों में पेंडिंग पड़ी हैं। बिल्कुल शपथ पत्र के साथ दिए हुई हैं एप्लीकेशंस विद एफिडेविट्स विद साक्ष्य, कोई कंप्लेंट, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सब ठंडे बस्ते में डाल रखी है। तो बड़ी बुरी स्थिति हो गई है। अच्छा बलूनी, आज बहुत महत्वपूर्ण जो हम डिस्कस कर रहे थे तो कुछ चीजें आपने जो बताई हैं जिसका खुलासा करने वाले हैं। कहा ही जाता था कि कोई भी अपराधी जब कोई अपराध करता है तो उसे जेल भेजा जाता है, वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर कई चीजें की जाती हैं। उसी को लेकर उन जेलों से रिलेटेड आज एक बड़ा खुलासा करने आप वाले हैं जी। क्या हुआ उनकी सुरक्षा को लेकर, या सुरक्षा में उपयोग करने वाले जो यंत्र लगाए जाते हैं या सुरक्षा में जो गैजेट्स वहां पर यूज होते हैं सर्वेलेंस के लिए, वो क्या हुआ है, क्या खेल हुआ है उसमें? ऐसा है अमित भाई, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में गाइडलाइंस दी थी पूरे भारत के लिए जी, पूरे भारत के जेलों के लिए, कि इनको सर्विलांस में, इनके ऊपर सीसीटीवी लगा करके पूरे के पूरे जेल की सर्विलांस की जाएगी सुरक्षा की दृष्टि से। क्योंकि जेलों में जो है कुख्यात भी होते हैं और तरह तरह के अपराधी उसमें होते हैं, तो उसकी सुरक्षा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी। बिल्कुल हुआ ऐसा था गोदियाल जी कि उत्तराखंड में भी ये बात आई कि सुरक्षा की, जेलों की सुरक्षा के लिए सर्विलांस के लिए टेंडर करवाने हैं। ऐसा हुआ कि जेलों के लिए पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था बनाया गया। बिल्कुल पीडब्ल्यूडी की एक विंग है ईएनएम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल, एक विंग है जो एक्सक्लूसिवली इसी के लिए काम करती है। उसका चयन किया गया, वो इसलिए किया गया कि ये सोचा गया था कि भाई अच्छे गुणवत्ता के सामानों की इनकी जांच, इनको जानकारी होगी, ये अच्छी गुणवत्ता के सामान लगाएंगे। दूसरा, पीडब्ल्यूडी की वजह से क्या सोच रहे हैं कि जो पूरा जेल कैसे कवर होगी इसका एक मैप बना करके किस किस एंगल पे कौन कौन से कैमरे लगाना है, इस तरह से ये लोग करने में सक्षम रहेंगे। कुछ ऐसी थीम थी। ठीक है। इस थीम के साथ क्या हुआ कि ये पैसा दो फेज में आया। ठीक है। एक 2020 में और एक 2023 में। ठीक। अब देखिए क्या हुआ कि जब 2020 का जो पैसा आया उसमें इन्होंने देहरादून की, उत्तराखंड की गढ़वाल रीजन को चूज किया। उसमें इन्होंने देहरादून, हरिद्वार और रुड़की, इन 3 जेलों का चयन किया। लगभग 4 करोड़ के आसपास का फंड पहले फेज में आया इसके लिए। मैंने उसका पूरा रिसर्च किया तो मुझे उसमें डाउट हुआ। वो डाउट कैसे हुआ? L1 जो कंपनी बनी, जिसको बिड दिया गया, वो बेसिकली एक सरकारी उपक्रम था, उसका नाम है बेसिल। वो आपका नोएडा बेस्ड कंपनी है और सरकारी कंपनी है, उसको इन्होंने टेंडर दिया। अब जब मैं उस टेंडर के एग्रीमेंट को पढ़ रहा हूँ अंदर, तो मैं देख रहा हूँ जो मैंने इनके स्टैंडर्ड बिड एक मंगवाई आरटीआई में और जो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो बिड लगी हुई थी, उन दोनों को जब मैं रीड कर रहा हूँ तो दोनों क्लॉज में अंतर आ रहा है। जो एग्रीमेंट है उसमें 4 लाइनें गायब है उस क्लॉज की, जो वेंडर को क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई करने के लिए काम आ सकती थी, हो सकता था, वो 4 लाइनें गायब है। ये 4 लाइनें किसने गायब करी? फिर मेरा डाउट बढ़ा।
मैं जब अंदर गया तो उसमें क्लॉज था कि ये अपने टेंडर को सबलेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो किया गया। वो तो सबलेट, क्योंकि वो कंपनी काम ही से करती है, कोई मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, उन्होंने ठेकेदार है, वो तो यहाँ से टेंडर देती है और आगे टेंडर देती है, बीच में कमीशन ले लेती है। तो मैंने जब उनकी साइट पे गया तो उन्होंने वो टेंडर भी पब्लिश कर रखा था एज इट इज आगे सबलेट करने के लिए, जबकि उसको सबलेट ना करने का एग्रीमेंट साइन होकर शपथ पत्र दे रखा है, उसके बाद भी सबलेट हुई है। ठीक है, क्या इसकी जानकारी विभाग के लोगों को नहीं थी? उनको पता था कि ये कंपनी काम ही ऐसे करती है, लेकिन उसके बावजूद भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो कंपनी ने सबलेट तो किया ही किया, आगे जो है चीजों को उन्होंने थर्ड पार्टी जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया वो कंपनी कोई और ही थी। मतलब जैसे सबलेट किया, सबलेट के बाद ही सबलेट सबलेट हुआ, है ना। तो मैं देखा, मैं कहा यार तो बहुत लंबा चौड़ा। अब क्या हुआ, 2020 का टेंडर इकलौता गढ़वाल में हुआ था, 2023 में फिर पैसा आया गढ़वाल के लिए भी, बची हुई जेलों का, और कुमाऊं की पूरी जेलों के लिए। अब देखिए हुआ क्या, मैं ये देख रहा हूँ कि जिस समय गढ़वाल में पहले फेज में उस टेंडर को करवाने के लिए जो अधिकृत अधिकारी थे ऐसी, वो थे प्रमोद पाठक जी गढ़वाल के, वही कुमाऊं के पाठक वो बन चुके थे, पाठक जी ऐसी 23 में। मैं देख रहा हूँ कि वही कंपनी जो 20 में यहाँ थी, वही वेंडर, वही मेक, वही सब कुछ एज इट इज 23 में कुमाऊं में ट्रांसफर हो गया, जबकि वो कंपनी ने गढ़वाल में भी 23 में बड़ा टेंडर, उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो गई, क्वालीफाई नहीं कर पाई और यहाँ फाइनल बिल्डर बन गई। ये कैसे हो गया? अब जब मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स निकाले तो ये समझ में आया कि एक पूरा कॉकस बना करके इन लोगों ने एज इट इज यहाँ चोरी करी और सेम फॉर्मूला अपना के यहाँ चोरी करी। हो ये रखा है गोदियाल जी, कागज में सामान कुछ और है, बिलिंग कुछ और हो रखी है, और मौके पे सामान कुछ और लगा हुआ, और घटिया क्वालिटी का सामान लगा हुआ है, घटिया क्वालिटी का सामान लगा रखा है, जिसकी जेल प्रशासन ने बार बार कंप्लेंट करी है, लिखित चिट्ठियां पड़ी है मेरे पास, उसमें जांच की बात हो रही है, सब बात हो रही है। ये काम इस तरह का करवा रखा है। किन किन जेलों में, जो आप बोल रहे हैं जेल प्रशासन ने, कौन कौन सी जेलों में ये शिकायतें आई है और कब कब किस किस समय पे आई है? 2020 में जब टेंडर हुआ था, उसके बाद तुरंत 2021 के आसपास ये कंप्लेंट हरिद्वार से भी आ रखी है, जेल अधीक्षक देहरादून के यहाँ से भी आ रखी है जहाँ लगे थे। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, उसकी जांच करवाई गई। जांच भी कैसे करवाई गई? उन्हीं विभाग के अधिकारियों को जिन्होंने लगाया सामान, उन्हीं को उठा करके जो है वहां पर कहीं ना कहीं पे भेज दिया गया। उसी विभाग में उन्होंने लिपापोती करके उन्होंने एक लाइन लिखी कि भाई हम टेक्निकली भाई सक्षम नहीं है इसको देखने के लिए, इसको कहीं और जांच करवाई जाए। कुछ नहीं हुआ, दबा के रख दिया। ठीक है। और फिर वही परिपाटी उस समय पे तय किया गया कि भाई कुछ मानकों का ध्यान रखेंगे। ITDA से एक टेक्निकल अधिकारी आएगा जो ये देखेगा कि ये डॉक्यूमेंट, ये जो इक्विपमेंट्स लगे हुए ठीक है कि नहीं है। उस 23 वाले जो प्रकरण था उसके जब मैं कागज देख रहा हूँ तो उस ITDA के अधिकारी कहीं साइन ही नहीं है, उसे कहीं इन्वॉल्व भी नहीं किया गया कुमाऊं में। तो आपने ITDA के पास गए इसके भी जानकारी लेने? जी, मैं उस अधिकारी से ही मिला हूँ, उस अधिकारी ने पूरी कहानी बताई। उसने बोला कि गढ़वाल में मैंने भेजा और कुमाऊं में भेजा, सेम लिस्ट, एक ही तरह का सामान था। तो मैंने कहा ये चेंजेस करो, इसमें ये गड़बड़ है। कोई चेंजेस नहीं किए गए, कुमाऊं ने कोई चेंज नहीं है। गढ़वाल ने इवन टेंडर कैंसिल करके दोबारा टेंडर करवाया उसी को देने के लिए। ना गढ़वाल ने जब उसको ITDA वाले ने कमियां बताई तो उन्होंने टेंडर करवाया। बिल्कुल सही प्रोसेस था। इन्होंने टेंडर कैंसिल तो छोड़िए, इन्होंने उस ITDA वाले का नाम तो लिख रखा रिपोर्ट में कि वो बैठे हैं, कहीं साइन नहीं है। तो मैंने कहा जब ये बैठे हैं तो इनके साइन क्यों नहीं है भाई? जब आप बैठे हो बैठक में और आप एक कोई दे रहे हो तो आप तो साइन करोगे ना, पेपर जो सबरी बन रही है साइन करोगे, सबके साइन है, उसके साइन नहीं है। तो मैंने इसके साथ में पूरी कंप्लेंट बना करके 31 दिसंबर 2024 को मुख्य सचिव को दी, PWD सचिव को दी और ENC को दी। यहाँ यमुना कॉलोनी मैंने इनको दी और आज 4 महीने हो गए हैं। ENC है राजेश शर्मा जी और ये एक कॉलेज के पढ़े हुए हैं, दोनों मित्र हैं आपस में। मैंने ये लिखित में भी दिया है कि ये दोनों मित्र हैं जिन्होंने कार्रवाई करनी है। शासन ने ENC को लिख दिया कि आप कार्रवाई करो। शासन ने जिस ENC को लिखा वो ENC और जिसके खिलाफ मामला है वो दोनों आपस में मित्र हैं। इसके मैंने एविडेंस दिए, मैंने कहा ये मित्र है आपस में। और वो आदमी जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट ऐसी, वो मेरे घर आ चुका 4-5 बार। मैंने कहा उससे एक बार पूछते हुए लिखित में मेरे घर क्यों आया भाई, ये काहे के लिए आया? बिल्कुल। अच्छा, ये कुमाऊं से भी शिकायतें आई फिर? जी, कुमाऊं, क्योंकि आपने बोला देहरादून में हुआ, गढ़वाल जब क्षेत्र में हुआ तो देहरादून से, हरिद्वार जेलों से शिकायत आई, कुमाऊं से भी शिकायतें आई? बिल्कुल, कुमाऊं से तो अभी तक शिकायतें आ रही हैं जी, कुमाऊं जेलों से अभी तक शिकायतें आ रही हैं। क्योंकि ऐसा है, हो ये रखा है कि जो चीज बाहर दिख रही है, बाहर दिख रहा है कैमरा, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझाऊंगा आपको। बिल्कुल। आपने SD फुल HD समझते हो? जी बिल्कुल। फुल HD का मतलब बहुत अच्छी क्लियरेंस जी। वो कैमरे में क्या कर रखा है, जो बाहर दिख रही डिवाइस वो तो फुल HD कैमरा है जी। लेकिन जो उसको सपोर्ट करे, जिसमें उसे स्टोर करना है, वो ले लिया नॉन HD, वो नॉन HD डिवाइस ले लिए। मतलब ये हो गया 5G सिम तो ले लिया दिखाने के लिए, लेकिन उसे यूज कर रहे 4G मोबाइल में, तो 5G का ऑप्शन चलेंगे ही नहीं। सेम कहानी इसमें है, ले लिया कैमरा फुल HD और स्टोरेज डिवाइस ले ली नॉन HD। तो जब SD में जो चीज कैप्चर कर रहा है वो फुल HD में रिकॉर्ड होगी नहीं, क्योंकि नॉन HD डिवाइस है रिकॉर्डिंग वाली। उसमें क्या है कि आदमी की शकल तक नहीं दिखती कौन है। कल की डेट में अगर कोई दुर्घटना हो जाए ना तो आप पता नहीं लगा सकते कि क्या हुआ, चेहरे नहीं पहचान सकते। और सुनिए, इसके अलावा इस अधिकारी ने देहरादून में ऐसी रहते हुए कई सारी जगह टेंडर, जैसे सचिवालय,
थर्ड क्वालिटी का सामान लगा रखा है, मैंने सारा रिसर्च कर चुका हूँ। ऐसी जगह पे जहाँ पे सीएम हाउस मोस्ट सिक्योर्ड एरिया, वहां पर इनके जो है थर्ड क्वालिटी के इनके सामान लगे हुए हैं जी। थर्ड क्वालिटी के सामान लगे हुए हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ, इस आदमी ने यही नहीं, जहां जहां मौका मिला इस अधिकारी ने हर जगह, और मैं इसके लिए पूरे में विस्तार से लिख चुका हूँ। आज भी मैं एक इनकी नई कंप्लेंट लेके आया हूँ, जागेश्वर धाम, भारत सरकार की एक परियोजना है, मंदिरों को जोड़ने वाली। तो उस परियोजना को जो है इन्होंने, उसके अंदर भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े घपले किए हैं, वो मैंने खोल के लिखा है कैसे करके किया क्या। और मतलब लगातार अपने अधिकारियों को दबाना, उनके अधिकारियों से जबरदस्ती साइन करवाना, उनसे वो टेंडर करवाना और ट्यूनिंग करके पैसे खा जाना। या तो ये मिलके करते हैं या तो दबाव में करते हैं, लेकिन पूरी टीम शामिल होकर के ये लोग ये करवाते हैं। अच्छा, क्लॉजेस जो चेंज किए गए, बदलाव किए गए, जो क्लॉजेस थे जिससे डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, वो किसके द्वारा चेंज किए गए, ये बड़ा सवाल है। ये कैसा है, आप देखिए, क्लॉज जो बिड को बनाता है वो बनाता है एक्सीएन, और जो उसका जिम्मेदार अधिकारी जिसको चेक करना तो वो होता है एससी। बिल्कुल, इन दोनों की मिली भगत है, और उसमें एक ए भी शामिल होता है। ये तीनों लोग मिलकर के उस बिड डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं, एसबीडी को बनाते हैं, और उसके हिसाब से जो है वो उसको चेक करना कि इसके हिसाब से सही है कि नहीं है, वो ये सब लोग जिम्मेदार होते हैं। ये तीनों चारों के साइन होते हैं उसमें जी, कि एसबीडी हमने तैयार की है। कॉन्ट्रैक्टर का साइन तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी में वो लाइनें गायब है। बहुत गंभीर मामला है, फॉर्जरी की हुई है, 420 किया हुआ है, कूट रचना की हुई है। इसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करके इसको तो पहले सीट से हटाना चाहिए। बजाय सीट से हटाएंगे, इस आदमी का स्थान का चार्ज भी है जी। इस आदमी को एज चीफ बनाए रखा हुआ है, 4 महीने हो गए हैं करे हुए, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है शासन, ना ईएनसी कोई कार्रवाई कर रहा है, इधर से उधर उधर से उधर, क्योंकि इस आदमी ने जनवरी में रिटायर होना है जी। तो ये किसी तरह चाह रहे हैं कि उस टाइम तक पीरियड को खींच लें, इसका सारे फंड्स दिलवा दें। मैंने लिखित में दिया है, मैं भाई साहब कम से कम 150-200 कागज लिख चुका हूँ उनको अलग अलग समय पे जी, और शासन से लेकर के इनको सबको कंप्लेंट कर चुका हूँ। अब मेरी कोर्ट जाने की तैयारी है, मैंने इनको फाइनल टाइम दिया है। अगर ये 15 तारीख को मैंने आज बोला था, आज मैं इनके पास जाने वाला हूँ, 3 दिन का रिटर्न में इनको टाइम दे रहा हूँ। अगर ये 3 दिन में नहीं करते तो मैं इनके दरवाजे के बाहर बैठूंगा, अभी भी कार्रवाई नहीं होती तो मैं कोर्ट जाऊंगा। ठीक है, मैं आखिरी सवाल करूंगा बल्लू जी, जो आपने बोला डिवाइस जो होती है, कैमरे तो फुल एचडी लगा दी है, साथ में जो एक डिवाइस है जिससे कनेक्ट होता है, स्टोरेज डिवाइस जो होती है, उसे नॉन एचडी रखा है। तो ये जो नॉन एचडी होती है और जो एचडी होती है, उसकी क्या कीमतों में भी फर्क होता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये कराई इसलिए गया जी, जो बाहर जो कैमरा है एचडी नॉन एचडी, इसमें बहुत बहुत थोड़ा अंतर है, कुछ हजारों का अंतर है, ठीक है। लेकिन जो अंदर स्टोरेज डिवाइस लगी है ना, वो डिवाइस नॉन एचडी अगर 2.25 लाख की आ रही है तो एचडी डिवाइस 25 लाख, 26 लाख, 30 लाख तक की आ रही है जी। यही फर्क है। दिखाया ये गया है कि डिवाइस वो वाली लगाई है 25 लाख वाली, नहीं दिखाया भी नहीं गया जी, लेकिन कीमत उतनी ले रखी है, कीमत उतनी रखी है, क्योंकि उसको लिए मना कर रहा है आईटीडीए वाला कि ये आपको डिवाइस नहीं लगानी है, लेकिन उसे सलाह नहीं मानी जा रही, और पैसे वही चार्ज किए जा रहे हैं। और जो डॉक्यूमेंट में चढ़ा हुआ है वो तो नॉन एचडी चढ़ा हुआ है, लेकिन जो उसके लिए ही तो आईटीडीए के अधिकारी को रखा था कि वो सही करेगा, उसको आपने मानी नहीं उसकी चीजें, मानी कभी कभी ऑडिट हुआ इसका उसके बाद, कि अगर थर्ड पार्टी ऑडिट होता है जैसे आईटीडीए को रखा था, जब ये काम कंप्लीट हो गया, जेल प्रशासन की शिकायतें आई, तो क्या कोई गया वहां पर ऑडिट करने के लिए? देखिए साहब, मैंने जब धरातल पे मैंने कैसे रिसर्च करी, मैंने कागजों के बाद में एक एक जेल गया हूँ जी, जेल अधीक्षक में मिला हूँ मैंने वहां देखा है इतना तक अंतर है, लिखा हुआ कुछ है, बिलिंग कुछ और हो रखी है और ग्राउंड पे कुछ और लगा है जी। सामान वहां रैक की जगह मेजों पे बिछा रखा है ऐसे। जो चीजें जहां आपका जूता चप्पल ले जाना अलाउ नहीं होता है, जहां एसी लगाना जरूरी होता है, उस पर रैक होते हैं प्रॉपर, उसको उठा करके मेज पे बिछा रखा, और मेज पे बिछा करके हरिद्वार जेल चले जाओ, आपको पता लग जाएगा, आप देहरादून चले जाओ पता लग जाएगा आपको, आप एक बार मिल के आओ वहां कि भाई यहाँ कैमरों की स्थिति क्या है। वो लोग, मैं अभी भी गया था, वो लोग रो रहे हैं लिटरली कि क्या लगा दिया है, लेकिन क्योंकि सब अंदर से ही सिस्टम बना हुआ है ऐसा, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग अंदर से। आईटीडीए के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा आपको? आईटीडीए के अधिकारी से ही ये मामला मेरे पास आया शुरू, आप उनके पास आए, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, आईटीडीए में कुछ घपला घोटाला था, मैंने खोला था, तब ये अधिकारी मेरे संपर्क में आए थे, ठीक है। तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके जेल में एक अधिकारी द्वारा ऐसा सब कुछ किया गया, पूरा कॉर्पस बना करके। फिर मैं आरटीआई में आया, मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन जुटाए, मैं लगभग साल भर से लगा हूँ उसमें जी, और मैं इनके सारे टेंडर मांग चुका हूँ उनके टाइम पीरियड के, चाहे वो देहरादून के हों, चाहे वो इनके कुमाऊं के हों, चाहे एससी रहते हुए हों, चाहे इनके चीफ रहते हुए हों, मेरे को सब जगह पे घोटाले दिख रहे हैं। तो ये आगे आएंगे क्या आईटीडीए के अधिकारी जो है? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर आप कोर्ट जाते हो, मेरी गवाही की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसा कहना है, मैं आऊंगा। ये जांच अधिकारी बनाया ना, बुलाया ना, शासन जांच अधिकारी बनाया, मतलब मीडिया के आगे भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, तैयार है वो, लेकिन अभी भी वो जो पोस्टेड है, वो यहाँ से उनका ट्रांसफर हो गया है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ पोस्टेड है। उन्होंने मुझे कहा जब कोई ऐसी बात हो आप मुझे बता दीजिएगा, 2-4 दिन का टाइम लीजिए, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। वो तैयार है आने के लिए, उन्होंने कहा है इस बात को। और ये दूध का दूध पानी का पानी, शासन एक बार हिम्मत तो जुटाए, एक जांच अधिकारी ढंग का आए तो
पता लग जाएगा सब कुछ, हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और सारे तथ्य अमित भाई सब आरटीआई में लिए हुए हैं, सब के सब सर्टिफाइड है जी। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है ये सब आरटीआई में लिए कागजात, और उनके कागजात के हिसाब से मैं बनाता भी ऐसा हूँ, पूरा एनेक्सर लगा करके, पूरे साक्ष्य लगा करके। बिल्कुल। उसमें मैंने इनको लगभग 160 पेज के आसपास दिए हैं जी। पहले वाली जांच में, साक्ष्य अपने आप जुटा करके, साल भर की मेहनत के बाद इन्होंने उठाए किनारा रख करके कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो काम इन्हें करना चाहिए था वो काम हम कर रहे हैं, उसके बाद भी इन्हें कार्रवाई करने तक में इनको पता नहीं क्या परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आता। बिल्कुल, और ये बड़ा अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि पूरे साक्ष्यों के साथ बलूनी जी ने शासन को भी शिकायत दी है और ये भी कहा है कि इसकी जांच कराई जाए, और जिस तरीके से जो बातें, जो तथ्य इन्होंने रखे हैं, जो कैमरा क्वालिटी का इस्तेमाल जेलों में हो रहा है वो चिंताजनक भी है। और इसके बाद ये भी सवाल खड़े करते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा में एक बड़ी चूक है, और जिस तरीके से जो डिवाइस वहां पर, स्टोरेज डिवाइस जो इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिसका पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी बात कही गई उसमें जो डिफरेंस है वो 20 से 22 लाख रुपए के आसपास आ रहा है पर डिवाइस। ऐसी जो है ये समझिए आप, कम से कम कुल मिलाकर के ये 7, 8, 10 जेल के आसपास होंगी। आप समझिए करोड़ों में जाती है फिगर। ये तो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, ये तो एक चीज बता रहा हूँ। और ये काम केवल यही नहीं, जेलों के अलावा जब जब मुझे टेंडर करने का मौका मिला, चाहे वो सचिवालय का हुआ, जहाँ सचिव बैठते हैं, इतना पूरा उत्तराखंड का पूरा प्रशासन बैठता है, वहां थर्ड क्वालिटी का सामान लगा हुआ है, मैं आई कैन प्रूव। उसके अलावा सचिव जहाँ मुख्यमंत्री महोदय रहते हैं उनके आवास में, वहां ये इस तरह का लगे उनके कार्यालय में, इस तरह की डिवाइसेस लगी हुई है। और ये करने वाला केवल एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपनी सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठा है, चीफ की पोस्ट पर बैठा है। वो आदमी अपने नीचे के अधिकारी को डराता है, धमकाता है, वो करके साथ में मिलाता है, लालच देता है, क्या करता है, पूरा कॉकस बनाता है और सब अधिकारी चुप हो जाते हैं और उसके कहे के हिसाब से काम करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, इतने पढ़े लिखे, इतने जानकार अधिकारी ऐसा करते कैसे हैं। उसका कारण दो ही हो सकते हैं, या तो डरा धमका रहे हैं, उनके पुराने कुछ ऐसा रहा होगा जिनको ब्लैकमेल करते होंगे उन्हें, या फिर ये भी उनके साथ शामिल है, पूरा गैंग बना के काम करते हैं, या तो ऐसा है। दोनों में से एक बात है, और दोनों की दोनों बड़ी चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात तो है ही। सीएम सिक्योरिटी, मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा है उसका भी सवाल है, और जो सचिवालय में अधिकारी बैठे हैं उनका भी सुरक्षा का यही सवाल खड़े होते हैं। अब देखना है, क्योंकि 3 महीने से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जब ये खबर लोगों तक पहुंचेगी, मुझे लगता है कि लोगों तक भी शायद ये खबर नहीं पहुंची। अभी कुछ घटनाएं भी हुई थी जिसमें हरिद्वार में कुछ ऐसा प्रकरण निकल कर आया था, जा सके वो भी एक बड़ा सवाल है कि वहां से ये कनेक्ट होता है। 100% कनेक्ट होता है, वो कैमरे वही लगे हुए हैं, आप पता कीजिए। ये मैं आपको कहने वाला था, ये आपने बहुत सी बात पकड़ी, हुआ था, ये घटना घटी थी, और इसमें मैंने पूरा डाटा मांग रखा है अभी, मैंने उनसे लिखित में मांग रखा है पूरा डाटा, कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह। और उसमें भी यही बात निकल के मेरी अधिकारियों से बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने मुझे बताया है कि भाई साहब समझ में नहीं आ रहा कौन क्या है, जब चेहरे नहीं दिख रहे तो पकड़ेंगे कैसे भाई। कैमरे का मतलब डिजिटल आई, जी बिल्कुल, डिजिटल आई ही आपकी भाई, उसको ही मोतिया हो रखा होगा तो कैसे दिखेगा, बिल्कुल। वो एक तरह मोतिया वाले सेटअप लगा हुआ है, आंखें तो है, वो दिख रही आंखें, लेकिन वो मोतिया वाली आंखें, तो कैसे पकड़ोगे, कैसे पहचानोगे। तो ये तो पूरी तरह से सारा पैसे की बर्बादी है, और केवल खाना पूर्ति करके कैमरे लगने, कैमरे दिखा दिए, और टेक्निकली कोई ध्यान नहीं दिया गया। और मैं एक मजे की बात बताता हूँ, देहरादून के जो पहले फेज में जब काम हुआ गढ़वाल में, कहीं पे भी कोई नक्शा नहीं बनाया गया कि कहाँ पे कैमरे लेंगे, कौन सा एरिया कवर होगा। जबकि पीडब्ल्यूडी का तो मेन काम ये था कि भाई पहले पूरा एरिया कवर कैसे, उसके लिए पूरी ड्राइंग बननी थी, कोई ड्राइंग नहीं बनी हुई है जी, बिल्कुल थर्ड कैटेगरी का, थर्ड क्लास तरह का काम हो रखा है। बिल्कुल, आप देखना है कि अब क्या होगा। 3 महीने हो चुके हैं और ये अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो पहले धरना, और उसके बाद हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे फिर से। पर तब तक आखिर एक आम व्यक्ति, एक सामान्य नागरिक जो है, वो कोर्ट के दरवाजों तक जाएगा और कैसे जाएगा पड़ रहा है। सवाल यह है कि अनिल बलूनी तो हिम्मत कर रहे हैं जी, वो फाइनेंस भी अपने बच्चों का पेट काट कर ना, समाज की सेवा के लिए, प्रदेश के लिए हमारी एक हम प्रतिबद्ध है अपने प्रदेश के लिए। हमने आंदोलन की लड़ाई लड़ी है, हमें अपने बच्चों का भविष्य दिखता है, हम इसलिए जो है अपने बच्चों का पेट काट करके हम लोग जा रहे हैं, ये चीजें बेच करके केस कर रहे हैं। ये अधिकारी भी समझ में नहीं आ रहा है। हम जब इतने एडवेंचर लेकर के हम सारे साक्ष्य जुटा करके सब कुछ इनके सामने रख रहे हैं, हमारी जान का खतरा तो है ही है। साथ साथ अधिकारी हमारे खिलाफ क्या करते हैं, फर्जी मुकदमा करवाते हैं इधर उधर लोगों के थ्रू, हमारे को जान के थ्रेट आते हैं तरह तरह के। हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, उनकी सुरक्षा का सवाल होता है। ये हमारी उस सब मेहनत को दरकिनार करके उस जो हमारे साक्ष्य जुटाए उस पर कार्रवाई भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, जो कि इनका काम है वो हम करते हैं, लेकिन ये तब भी कुछ नहीं करते हैं। बड़े शर्म की बात है। सब कुछ होने के बाद भी ये चुप्पी क्या कहती है, किस और इशारा करती है, ये भी देखने वाली बात है। अब क्या होगा और कब तक इंतजार करना होगा, ये भी देखने वाली बात है। हम भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर अगला कदम क्या होगा। कोर्ट ही में जाकर कुछ निर्णय निकल पाएगा या उससे पहले शासन प्रशासन कुछ सुनवाई करेगा।
तो इसको लेकर लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।